फिलहाल पूरा नहीं होगा सस्ते लोन का सपना। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। 10 दिसंबर से हट जाएगा 100% अतिरिक्त सीआरआर। नोटबंदी की वजह से थमी इकॉनमी की रफ्तार। क्रेडिट पॉलिसी में जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटाकर 7.1% की गई। कब तक आपको लगता है कि जो आपने विड्रॉवल्स पे लिमिट लगाई है वो आप हटा पाएंगे? दैट इज अ कॉन्स्टेंटली इन आवर रडार। कॉन्स्टेंटली वी आर रिकैलिब्रेटिंग द नीड्स ऑफ द पब्लिक। कब खत्म होगी बैंक और एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट? अभी बताने में नाकाम आरबीआई। The benefits are in the medium term and the long term, and that is on account of that the security of our notes is enhanced. आरबीआई के झटके से बाजार का बिगड़ा मूड। निफ्टी 8,100 के करीब पहुंचा। सेंसेक्स 156 पॉइंट टूटा। बैंक शेयरों की तगड़ी पिटाई। संसद में नोटबंदी पर गरमाई सियासत। गुलाम नबी आजाद ने आरबीआई की मंशा पर खड़े किए सवाल, तो जवाब में वित्त मंत्री ने विपक्ष को दी चुनौती। हिम्मत है तो करो चर्चा, सरकार है तैयार। तो क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में क्या सस्ते कर्ज को लेकर आपकी उम्मीदें अब भी बंधी रहनी चाहिए या फिर इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है? और ऐसे में क्या आपके निवेश पोर्टफोलियो में बदलाव का समय आ गया है, क्योंकि आने वाले वक्त में एफडी की दरें भी कम होंगी? क्या है आपके लिए निवेश के विकल्प? योर मनी में आज हम करेंगे आपके पोर्टफोलियो की ही प्लानिंग। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और हम शुरुआत करते हैं आज के शो की, जहां पर आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। अर्नव जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आरबीआई की पॉलिसी के साथ, जहां पर जैसे कि उम्मीदें थी सबको चौंकाते हुए कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में हमने देखा है कि एक बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मेरी ईएमआई, मेरा जो ईएमआई का बोझ है मेरी पॉकेट से वो कम होगा या नहीं? क्या कर्ज की दरें सस्ती होंगी या नहीं? क्या कहना है आपका? हमने देखा है कि पॉलिसी से पहले भी यहाँ पे लेंडिंग रेट्स में कटौती की गई है बैंकों की तरफ से, लेकिन चूंकि आज कोई बदलाव नहीं किया गया है ब्याज दरों में आरबीआई की तरफ से, क्या हमें ये उम्मीद बांध के रखनी चाहिए कि मेरा कर्ज आगे चलकर भी सस्ता होगा? मेरे मुताबिक इन द शॉर्ट टर्म अभी बैंकों के पास जो इतनी सारी लिक्विडिटी आ चुकी है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो फ्लड आया है, उसके बाद जो लिक्विडिटी आई है, उसको ध्यान में रखते हुए वो इन द शॉर्ट टर्म तो इस प्रकार के नो रेट कट मूव से ज्यादा असरकारक रहेगा और बैंकों को कर्ज सस्ता करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इन बैंक्स को ये अमाउंट डिप्लॉय करनी है तो उनके पास कोई चारा नहीं है पर के अपना जो रेट्स है वो कम करे। आप देखिए कि कल ही एक दिन पहले क्रेडिट पॉलिसी के 2-3 बड़े बैंकों ने रेट्स में कटौती की है। आगे जाते हुए आपको और बैंक्स इस प्रकार की रेट कट करते दिखाई देंगे और मेरे हिसाब से अगले 3-4 महीने में रेट्स और कम होगी और ये एक रिलीफ का दौर शुरू होगा जो बोरोवर्स है उनके लिए। तो क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो कर्ज है वो सस्ता हो सकता है। ईएमआई का बोझ आपकी पॉकेट से तो घटेगा ही, लेकिन साथ ही अब चिंता वाली बात तो ये है कि फिक्स डिपॉजिट की दरें भी कम होगी, क्योंकि लेंडिंग रेट्स कम हो रहे हैं, कर्ज की दरें कम हो रही हैं, तो डिपॉजिट की दरें भी कम होंगी। तो क्या फिक्स डिपॉजिट कराने का यही सही समय है? मेरे हिसाब से जो इम्पैक्ट फिक्स डिपॉजिट में ऑलरेडी आ चुका है काफी बैंकों में, वो काफी ज्यादा है और शायद अच्छा समय अभी नहीं है कि आप फिक्स डिपॉजिट्स की ओर जाए, जो कि आप कह सकते हैं कि एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है 2-3 बैंकों में जहां पर आप एक अच्छा रेट पा सकते हैं। लेकिन अगर आप काफी सारी बड़ी बैंक देखें तो उनके रेट्स अब 7% या उसके लो आ गए हैं। उनकी जो हाईएस्ट रेट वाली फिक्स डिपॉजिट है वो 7% से भी नीचे आ चुकी है। तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में अगर आप पैसा रखते हैं, उसके बाद आपका टैक्स कट जाता है, तो आपका जो नेट रिटर्न है वो वर्चुअली
इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई बैंक में अच्छा रेट स्पेसिफिक टाइम पीरियड के मिले तो वो अच्छा है, लेकिन एज एन ओवरऑल सिचुएशन आपको अपना ध्यान फिक्स डिपॉजिट से हटाकर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पर ही केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में ही आपको अब थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल पाएगा, पर वो भी टेम्पररी हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो हम फिलहाल फिक्स डिपॉजिट के कुछ इंटरेस्ट भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग के नजरिए से अगर हम समझना चाहें तो अब फिक्स डिपॉजिट कराने का सही समय नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आप बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाना चाहते तो आप फिक्स डिपॉजिट का रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन ये आखिरी विकल्प है। इससे पहले भी अगर मुझे अपने पैसे निवेश करने हैं, मैं रिस्क नहीं उठा सकती हूं और मेरे पास 1 से 3 साल तक का समय है, अमूमन लोग इसी मंशा से फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगा देते हैं कि हमारे पास एक राशि इकट्ठा हो रखी है, रकम इकट्ठा हो रखी है, कोई काम नहीं है उसका, फिलहाल इमीडिएट यूज में नहीं है, तो हम उसे पार्क कर देते हैं फिक्स डिपॉजिट में। लेकिन अगर ये मेरा आखिरी विकल्प है अब, तो मैं पहले कहां पर कोशिश करूं कि अपने पैसे निवेश कर सकती हूं अपने पोर्टफोलियो और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से? देखिए, अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेंगी। बहुत लंबा समय पीरियड है और तो आपके पास लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री बॉन्ड्स का ऑप्शन है, लेकिन उसमें आपके लिए नया इश्यू ऑफ द शेल्फ आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आप चाहे तब नए इश्यू में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नया इश्यू जब खुलता है तभी आपको ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स कभी भी ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि जो मीडियम टर्म है उसके लिए आपके पास डेट म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि वहां पर आप 3 साल के बाद आपका थोड़ा टैक्स एफिशिएंसी आ जाती है और वहां पर आपका जो रिटर्न है वो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड दिखाई देगा। और इसके अलावा कोई अच्छी कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स आए तो वो भी एक आपके लिए अच्छा जरिया हो सकता है जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा मेरे हिसाब से दिसंबर में थोड़े दिन बाकी है, थोड़े दिनों के लिए स्मॉल सेविंग्स के ऑप्शन लॉक इन के लिए एक रिलेटिवली अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर रेट्स हर 3 महीने बदलती है और जो लास्ट बदलाव था उसके बाद ओवरऑल मार्केट्स में रेट्स में बहुत कमी आई है, लेकिन स्मॉल सेविंग्स की रेट्स जो अक्टूबर में थी वही आज है और वो दिसंबर एंड तक रहेगी। तो अगर आपने उसका इस्तेमाल न किया हो तो उसका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। तो यानी एफडी के बजाय फिलहाल आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स को चुन सकते हैं। उसमें स्पेसिफिक स्मॉल सेविंग स्कीम्स अगर वो आपके टाइम पीरियड से और आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच हो तो आप जरूर उसे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? हम फिलहाल अपनी स्क्रीन पे तमाम ब्याज दरें स्मॉल सेविंग स्कीम्स की फ्लैश भी कर रहे हैं, तो किस लिहाज से मुझे निवेश करना चाहिए फिर? देखिए, अगर आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके पास जो ऑप्शन है एनएससी है या किसान विकास पत्र है, वो इस प्रकार का ऑप्शन है। अगर आपने जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की लिमिट जो है, जो इंडिविजुअल के लिए 4.5 लाख है, कपल के लिए जॉइंटली 9 लाख है, अगर वो आपने इस्तेमाल नहीं की है तो वो वहां पर कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए खास करके अगर आपने 15 लाख की लिमिट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यूज नहीं की है तो ये आप कर दीजिए, क्योंकि देखिए सीनियर सिटीजन के पास नॉर्मल अगर वो फिक्स डिपॉजिट से कमाते हैं तो उनकी सिचुएशन आगे जाते हुए काफी टफ होगी, क्योंकि वहां पर जब ब्याज की दरें गिरती है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उनको रेगुलर इनकम चाहिए और सेफ्टी भी चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अमूमन जितने भी होते हैं सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट की तरफ उनका रुझान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते उन पैसों को लेकर। तो आपको लगता है कि अब उन्हें थोड़ा सा रिस्क उठाने का समय आ गया है, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट की तो कमाई होगी नहीं? नहीं, देखिए, अगर आपने पूरे अपने ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के का ऑप्शन हो, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम का ऑप्शन हो, और फिर भी आपके पास पैसे है और आपको अपना रिटर्न थोड़ा बढ़ाना है, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी अमाउंट में बड़ा रिस्क ले, लेकिन मान लीजिए कि आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आप जो म्यूचुअल फंड्स की मंथली इनकम प्लान्स है
वहां की देख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, मंथली इनकम प्लान्स में 85 to 90% ऑफ द पोर्टफोलियो डेट में रहता है और बाकी का 10 to 15% है वो इक्विटी में जाता है। तो इक्विटी का आपको एक्सपोजर बहुत छोटा मिलता है, लेकिन थोड़ा रिस्क उसमें है। अनलाइक अ नॉर्मल कोई फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हो, उसके सामने यहां पर थोड़ा रिस्क है, लेकिन इससे आपका थोड़ा रिटर्न भी बूस्ट हो सकता है। तो अगर आपको रिटर्न्स की जरूरत है तो वहां आप देख सकते हैं। क्लियरली। तो यहाँ पे अगर हम आपको विकल्पों की बात करें तो टैक्स फ्री बॉन्ड में आप निवेश कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, और स्मॉल सेविंग स्कीम में भी यही सही समय है कि आप दरों को लॉक कर सकते हैं अपने लिए। जैन में हम देखेंगे फिर से एक बार रिवाइज होंगी इनकी दरें, जो कि और भी कट हो सकती हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ अगर मैं और समझना चाहूं टैक्स के लिहाज से, 3 साल तक तो आपको पैसा रखना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैसे मिलता है और किस हिसाब से टैक्स लगता है? देखिए, जब आप डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखते हैं तो वहां पर शॉर्ट टर्म गेन्स जो है, तो 3 साल के पहले अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट निकाल दिया तो जो गेन्स होगा वो शॉर्ट टर्म गेन्स होगा। शॉर्ट टर्म गेन्स आपके इनकम से जुड़ा जाएगा, तो और वो एप्लीकेबल रेट आपको आएगा। यानी कि मान लीजिए कि आप ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो आप ऑलरेडी 30% टैक्स ब्रैकेट में है। तो जब कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपको डेट फंड में होता है तो वो आपके जब इनकम में जुड़ा जाता है तो आपको 30% पे उस पर टैक्स देना पड़ता है। इसके सामने जब आप 3 साल से ज्यादा रखते हैं तो जो गेन्स आता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एक फायदा ये है कि रेट कम है, यानी कि 20% है। दूसरा फायदा ये है कि आपको इंडेक्सेशन मिलता है। इंडेक्सेशन का ये मतलब होता है कि जिस पीरियड के लिए आपने वो इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है उस पीरियड में जो इन्फ्लेशन हुआ उससे आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, आपका कैपिटल गेन्स कम हो जाता है। यानी कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट ये है, टैक्स रेट कम और लोअर अमाउंट पे आपको टैक्स भरना पड़ता है, तो आपका टैक्स बच जाता है। और क्योंकि टैक्स बचता है, आपका जो नेट रिटर्न है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए डेट फंड्स का अगर आपका आउटलुक 3 साल से ज्यादा हो तो इसमें रखा आपने, तो सीधा एक बेनिफिट आपको रिटर्न्स में आता है और दूसरा बेनिफिट थोड़ा टैक्स सेविंग में आता है। ये दोनों मिला के आपको एक नेट ओवरऑल बेनिफिट दिखाई देता है। तो कुल मिला के आपके फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा ही रिटर्न आपको मिलता है डेट म्यूचुअल फंड्स के जरिए अगर आप निवेश करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट एफडीज का क्या होगा, इस पर हम करेंगे चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में हम चर्चा कर रहे हैं कि आरबीआई की आज की पॉलिसी के बाद जो दरों में कटौती नहीं की गई है उसका असर आपके निवेश पोर्टफोलियो पर कैसे पड़ेगा। हमने आपको बताया कि फिलहाल फिक्स डिपॉजिट अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास तमाम विकल्प है टैक्स फ्री बॉन्ड के, और साथ ही आप चाहें तो डेट म्यूचुअल फंड के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम भी आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। लेकिन कॉर्पोरेट एफडीज का क्या? अर्णव जी, कॉर्पोरेट एफडी पर भी क्या हम ब्याज दरें घटती हुई देखेंगे? क्या वो भी एक सही विकल्प नहीं है कि अगर मुझे तुरंत अच्छे रेट मिल रहे हैं तो मैं लॉक इन कर सकूं? देखिए, कॉर्पोरेट एफडी में आपको 2 प्रकार की सिचुएशन दिखाई देगी। जो अच्छे कंपनीज है वहां पर आपको जरूर ब्याज की दरें धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देगी, इन ट्यून विद द ओवरऑल डेट मार्केट। अच्छा। लेकिन कई कंपनियों में शायद आपको रेट्स वहीं पे रहे या एक्चुअली बढ़ते दिखाई देंगे। ये इसलिए बढ़ते दिखाई देंगे क्योंकि आपको ये एक अच्छी चीज माननी नहीं चाहिए, पर आपको ये समझना चाहिए कि ये जो डिफरेंस है नॉर्मल एफडी और ये कॉर्पोरेट एफडी में, ये इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहां पर रिस्क ज्यादा है। तो क्योंकि इस प्रकार की ये जो नोटबंदी है उसके बाद कई कंपनियों पे असर हुआ है, और जो कंपनियां जिनके पास बहुत डेट है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, उन पे एक्चुअली आप शायद रेट्स ज्यादा देखेंगे आगे जाके। और ये एक अच्छी बात नहीं है कोई इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इनको इस प्रकार की कंपनियों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की कॉर्पोरेट एफडी में रिस्क ये होता है कि आपको शायद फॉरगेट
इंटरेस्ट, आपका कैपिटल भी वापस ना मिले अगर कंपनी को और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाती है और उसका बैलेंस शीट वीक है। तो क्या नोटबंदी के बाद से अगर कंपनी को प्रेशर पड़ेगा तो क्या मेरा एफडी का पैसा भी जा सकता है अगर मैंने करा रखी है? तो अगर कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो रीपे नहीं कर सकती और इन मोस्ट केसेस इस प्रकार का जो डिपॉजिट है वो अनसिक्योर्ड है, तो आपको ये सिचुएशन भी देखनी पड़े। हिस्ट्री में भी आपने इस प्रकार की काफी सारी सिचुएशंस देखी है जहां पर कंपनियों ने पैसे इन्वेस्टर को लौटाए नहीं है या सालों के बाद लौटाए। तो अभी क्या करना चाहिए? जिनके पास कॉर्पोरेट एफडी ऑलरेडी है तो क्या वो एफडी तोड़ के अपने पैसे कहीं और निवेश कर ले? नहीं, अगर आपने एक अच्छी कंपनी में कॉर्पोरेट एफडी की हुई है, वो चालू है, वो कंपनी स्ट्रांग है, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया निवेश ना करें। नई निवेश करने से पहले आप जरा देख ले कि कंपनी की पोजीशन क्या है, और दूसरी बात ये कि बहुत लंबे समय तक आप कॉर्पोरेट एफडी में एक्सपोजर न ले। ये कॉर्पोरेट एफडी एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के लिए है जो रिस्क भी ले सकता है, तो नॉर्मल इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न को देख के कॉर्पोरेट एफडी की तरफ न बढ़े। तो यहाँ पे अगर आप जोखिम उठा ही सकते हैं तो इक्विटी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, वो बेहतरीन विकल्प है। लेकिन आज एक और बात आरबीआई ने साफ की है, वो ये है कि आपके जो भी लेन देन होते हैं 2000 के नीचे के, उनमें अब आपको ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड नहीं देना होगा या आपको वन टाइम पासवर्ड नहीं मिलेगा। अगर अर्नब जी हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जैसा कि हम जा रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ऐसे में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम जब करते हैं तो हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी हमेशा एक सवाल बनकर उभरती आई है। ऐसे में आरबीआई का ये नियम, ये कदम कैसा है? देखिए, अगर आप देखें तो दुनिया भर में जब आप नॉर्मली कोई प्लास्टिक यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो वहां पर जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी पीरियड, सीवीवी नंबर और कार्ड होल्डर का नाम, अगर ये आप देते हैं तो उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अब भारत में आरबीआई ने एक यूनिक मॉडल बाहर पाड़ा था जहां पर एक सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि आपको ये बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ती है, उसके अलावा एक और लाइन ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है जहां पर आपको या तो एक ओटीपी आता है या आपको एक एडिशनल पासवर्ड देना पड़ता है। तो अब ये जो छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए, वो ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए इसको हटाया गया है। लेकिन यहाँ पर रिस्क ये है कि अगर आपने ध्यान न रखा तो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए अगर आपका कार्ड मिसयूज होता है तो आपको पता चलना चाहिए, जिससे आपको कार्ड को रुकवा सकते हैं या उसको फ्रीज करवा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, काफी बार अगर आपने अपना मोबाइल नंबर रिकॉर्ड नहीं किया है बैंक के साथ तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आती हर ट्रांजैक्शन के बाद। कई बार अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उसमें ध्यान नहीं देते। तो सिक्योरिटी के लिहाज से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक अच्छा जरिया था, पर ईज ऑफ ऑपरेशन के लिए क्योंकि इसको कम किया गया है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम यूजर्स है, रेगुलर यूजर्स नहीं है, जिनको ये प्रोसीजर पता नहीं है, उनके लिए सिक्योरिटी का एक रिस्क बढ़ जाता है। तो एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए। बिल्कुल। और ट्रांजैक्शंस आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही करने चाहिए, जो नंबर आपने बैंक में भी डाला हुआ है। साथ ही हर लेन देन पर जब भी आप अपना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो ये इंश्योर कर ले कि आपको एक एसएमएस या ईमेल के जरिए जितने पैसे आपने अदा किए हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल और एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन रुकते हैं योर मनी फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। योर मनी में अब जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ और हिमांशु शेखर हमारे साथ कोलकाता से फोन लाइन पर है। नमस्कार हिमांशु, आपका पोर्टफोलियो तो हमारे पास है, ये बताइए कि आपने ये जो निवेश किया हुआ है, आपकी उम्र केवल 27 साल की है, आपने जो निवेश किया है खुद रिसर्च करके किया है या आपने सलाह ली है किसी से? नमस्ते मैम, मैंने आपकी सलाह लेके किया है और 1 साल से ऊपर हो गया मुझे अभी इन्वेस्ट करते हुए। ठीक है। कोई खास रुझान आपने सेक्टोरियल फंड्स को बहुत ज्यादा शामिल किया अपने पोर्टफोलियो में? आप बाजार के जानकार हैं कि आप ट्रैक करते हैं बाजार को? मैम मैं ट्रैक तो करता हूँ, बट मैं ऐसा जानकार अपने आप को नहीं करता, बट मैं ऐसी सजेशन देते रहता हूँ।
ठीक है, चलिए, आपने पूछा कि क्या सेक्टोरल फंड में आपको निवेश बरकरार रखना चाहिए, 10 साल के लिए फार्मा फंड में क्या निवेश फायदेमंद है, और साथ ही डेट फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए या नहीं। अर्नब जी, अक्सर हम कहते हैं कि अगर आपकी उम्र कम है तो आपकी जोखिम उठाने की क्षमता ज्यादा होती है, और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तब तो आप इक्विटी में निवेश कर ही सकते हैं। हिमांशु का पोर्टफोलियो हम क्लियरली देख रहे हैं कि इन्होंने लार्ज कैप और खासतौर से सेक्टोरल फंड को बहुत शामिल किया अपने पोर्टफोलियो में, जहां पर हम कहते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं समझते हैं, तो आप मत निवेश कीजिए। ओवरऑल हिमांशु का पोर्टफोलियो अगर हम सेक्टोरल फंड के वेटेज के हिसाब से देखें तो कैसा है? बहुत ज्यादा नहीं लग रहा आपको? देखिए, काफी सारे सेक्टोरल फंड्स है, उसके उपरांत एक ही लार्ज कैप फंड है, बाकी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स है। तो इस प्रकार का पोर्टफोलियो, क्योंकि उन्होंने 14 महीने से इन्वेस्ट करना शुरू किया, मेरे हिसाब से थोड़ा लार्ज कैप एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए। तो वो अपना एक सेक्टोरल फंड बेच के एक लार्ज कैप फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और तो ये इनके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी। हम निकलने की सलाह क्यों दे रहे हैं सेक्टोरल फंड में से? क्योंकि सेक्टोरल फंड में इतने सारे सेक्टोरल फंड, आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से बिहेव करेंगे और क्या जरूरत है, तब आपको रिटर्न देंगे या नहीं। और तो इस हिसाब से आप एक अपना स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो बनाइए, थोड़े लार्ज कैप्स रखिए, मिड कैप्स रखिए, और फिर एक दो सेक्टोरल फंड एंड में आए तो वो ठीक है, लेकिन इतना सारा सेक्टोरल में पहले से जाना अच्छा नहीं है। और जब तक कि डेट का सवाल है, अगर उनके पोर्टफोलियो में डेट की जरूरत है तो उनको डेट फंड शामिल करने ही चाहिए, क्योंकि ये अपना पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए अच्छा रहेगा। चलिए, यहाँ पर आप चाहें तो एफएमपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। एसबीआई फार्मा से निकलकर लार्ज कैप फंड में स्विच हो जाइए, ये सलाह अर्नब जी की तरफ से भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु अपना सवाल हमें देने के लिए, और साथ ही अर्नब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। योर मनी में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, साथ ही ट्वीट भी कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। नमस्कार।